अभी तो स्टार्ट। तो ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मॉडर्न एप्लीकेशन होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे बैकएंड ऐप होता है, डेटाबेस होता है, उसमें अंदर एफटीपी सर्विस भी हो सकती हैं, मेल सर्विस भी हो सकती हैं, एपीआई सर्विस भी हो सकती हैं, और भी काफ़ी सर्विस हो सकती हैं, जैसे एडमिन ऐप भी हो सकता है अंदर, एचआर एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। मतलब इंटरनली वो काफ़ी सारे ऐप होते हैं, वो होते हैं जैसे जैसे कभी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो इंटरनली काम करने के लिए बनाते हैं वो, कि जैसे उनके जो कर्मचारी वगैरह होते हैं जो आपस में कनेक्ट करके काम कर सके। बट उनके एप्लीकेशन जैसे ये है, ये फ्रंट फेसिंग है, तो इसी को अपन एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यदि आप इसको एक्सेस करना चाहो, एफटीपी सर्विस को एक्सेस करना चाहो बाहर से डायरेक्टली, तो ये फायरवॉल है, ये अपने को ब्लॉक कर देगा, अपन अंदर नहीं जा सकते इस नेटवर्क के अंदर। तो एसएसआरएफ के थ्रू, एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी यदि एप्लीकेशन में होती है तो उसके थ्रू अपन इसमें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन बैक एंड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और एपीआई सर्विस को अपन एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे एचआर एप्लीकेशन है उसको उसको एक्सेस कर सकते हैं, और लाइक उसका इंटरनली कुछ रिसोर्सेज हैं एप्लीकेशन के, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एसएसआर में ये होता है। तो इतना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जैसे कोई पूछना चाहता हो कुछ, मतलब एप्लीकेशन जैसे कैसे काम करते हैं? कोई नहीं है भाई, चालू आगे हाँ। करो। हम्म। तो चलो ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। तो ये देख लो, ये है। तो जैसे क्लाउड सर्विस, हाँ क्लाउड सर्विस पे भी होता है। जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो क्लाउड सर्विस पे भी अपनी सर्विसेज रखते हैं और वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ये यहाँ कनेक्ट कर सकता है, हाँ। पर हैकर डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्ट करना चाहे तो वो भी फायरवॉल प्रोटेक्टेड होता है, अपन वहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते। बट अपन एस एस आर एफ वल्नरेबिलिटी इसमें मिलती है तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं एस एस आर एफ के थ्रू। तो एस एस आर एफ का मतलब यही होता है कि जैसे अपन इस एप्लीकेशन को ट्रिक करते हैं, जैसे फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जिसको अपन फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन होती है, इसको अपन ट्रिक कर सकते हैं कि ये अपने लिए काम करे, और अपन जो चाहें डेटा, जैसे अपन एपीआई सर्विस को एक्सेस करना चाह रहे हैं इंटरनली, या फिर एडमिन सर्विस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, या फिर बैकएंड में कोई एप्लीकेशन चल रहा है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, या फिर इस एप्लीकेशन के थ्रू अपन क्लाउड का मेटा डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एस एस आर होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मतलब आप, मतलब इस एप्लीकेशन को ट्रिक करना कि ये अपने लिए एक्सेस करे इनको, और ये इनके बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब ये इस पे ट्रस्ट करते हैं कि ये एप्लीकेशन, हाँ, कि ये गलत नहीं करेगा, तो ये इस पे ट्रस्ट करते हैं और ये इनको डेटा दे देते हैं, तो इसके थ्रू हैकर डेटा अपना निकाल लेता है ऐसे। So see, this is like see, this is database, internal services. So definition of SSRF. SSRF stands for server-side request forgery. It is a type of security vulnerability that occurs when attacker can trick a server into making unintended request on behalf on their behalf. तो मैंने बताया था कि SSRF is a server-side request forgery. इसमें क्या करता है, अटैकर इसको ट्रिक करता है इस सर्वर को कि ये अटैकर के बिहाफ पे रिक्वेस्ट सेंड करे। SSRF typically involves manipulating the server to send requests to the like internal, external system, potentially bypassing security controls and gaining unauthorized access. See, तो अपन क्या कर सकते हैं, internal, external. We can see like we can connect with internal API service from the this SSRF vulnerability. We can connect with the backend application. We can connect with the cloud applications. So yeah, this is another example. Same like this ये एप्लीकेशन है, ये एस एस आर एफ वल्नरेबल है, तो यहाँ से अपन जैसे क्लाउड का डेटा है, इंट्रानेट के अंदर है, वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इंटरनली जैसे कोई वेब सर्वर चल रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं एस एस आर एफ के थ्रू। और इंटरनल लाइक अदर अदर प्रोटोकॉल मीन्स लाइक अदर पोर्ट पे कोई सर्विस चल रही हो, लाइक नॉर्मली वेब एप्लीकेशन चलती हैं 80 और 443 पे, पर कुछ बार लाइक दूसरे पोर्ट्स पे कोई सर्विस चल रही हो, उनको अपन एस एस आर एफ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनली कोई एच आर एप्लीकेशन हो उनको एक्सेस कर सकते हैं एस एस आर एफ के थ्रू। तो ये एक सिंपल वेबसाइट है। तो यहाँ नॉर्मली क्या हो रहा है कि ये जो यूज़र है यहाँ पे कुछ परचेज करने का ट्राई कर रहा है, जैसे ये एप्लीकेशन है http shop.net पे, ये एप्लीकेशन है,
इसका लिख देते हैं URL। तो ये तो नॉर्मल वेबसाइट है जिसको नॉर्मली अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल वेबसाइट है लाइक amazon.com, लाइक amazon.net। तो ऐसे मान लो कि ये जैसे amazon.com है, तो ऐसे ही ये है shop.net। और यहाँ पे मान लो अपन कुछ खरीदना चाह रहे हैं, जैसे अपन को एक लैपटॉप खरीदना है, तो नॉर्मल यहाँ पे अपन इसको रिक्वेस्ट डालते हैं कि अपने को लैपटॉप खरीदना है, पर उससे पहले ये एप्लीकेशन बैकएंड में चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है बैकएंड में। सी दिस, ये रिक्वेस्ट है उसके लिए। तो ये बैकएंड में कनेक्ट करने का ट्राई करता है। जैसे अपन इसमें चेक कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड। सो ये एप्लीकेशन है। तो ये shop.net पे अपन ने एक्सेस किया और वहां पे अपन चेक कर रहे हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये इसने बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजी अपने थ्रू URL स्टॉक डॉट, लाइक यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है, लाइक ये है बैकएंड है, वी कैन चेंज इट। ये एप्लीकेशन है, ऐसे मान लो stock डॉट shop डॉट नेट। तो ये इस यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई चेक करो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके बाद यदि ये अवेलेबल है तो ये वापस भेज देगा रिक्वेस्ट को, हाँ भाई अवेलेबल है, कि अवेलेबल है। ये रिक्वेस्ट वापस आ जाएगी। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसके लिए यूज करेंगे कि हाँ कि अपन इसको बाई करना है सेम प्रोडक्ट को। बट नॉर्मली जैसे एज एन अटैकर अपन क्या कर सकते हैं, जब ये रिक्वेस्ट वो भेजता है, अपन नॉर्मली जैसे ये यहाँ से जाती है ये रिक्वेस्ट, तो अपन क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को अपने इसमें वर्ब के थ्रू इंटरसेप्ट कर लेंगे। कि जैसे अपन इस वर्ब के थ्रू इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके, okay, this website is really exist, I don't know। तो ये देखिए ये है अपने पास, इसको अपन ने रिपीटर में भेज दिया। तो ये रिक्वेस्ट ये मेड कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जा रही है इसमें बैकएंड में। तो एज एन अटैकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको अपन चेंज कर देंगे, जैसे अपन यहाँ पे एडमिन चेंज करके लाइक एडमिन अकाउंट एक और ट्राई करेंगे, लाइक एडमिन अकाउंट एक और हो सकता है नहीं। और ये क्यों पॉसिबल होता है, नॉर्मली जो क्या होता है कि जैसे इंटरनल एप्लीकेशन होता है ना, तो जैसे डेवलपर क्या सोचते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को कौन ही एक्सेस करेगा, तो ये तो अंदर है इंटरनली, तो ये थोड़ी कम सिक्योरिटी होती है इन पे। तो इन पे जैसे अपन नॉर्मली जैसे एडमिन लगाए तो क्या पता जैसे एडमिन एक्सेस हो जाए, और इसके थ्रू जैसे अपन और जैसे एडमिन पैनल को एक्सेस करने के अलावा अपन जैसे लोकल होस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। दिखाते हैं आगे। जो इंटरनल एप्लीकेशन होते हैं तो मोस्टली डेवलपर जो इनको बनाते हैं उनको ये लगता है कि ये तो इंटरनल एप्लीकेशन है, ये उनके लाइक लोकल ही है, तो इनको तो कोई लाइक कनेक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये काफ़ी मतलब इन पे सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से अपन एक बार इंटरनली इस नेटवर्क में घुस जाएं इस SSRF के थ्रू, तो ये इनको कनेक्ट कर सकते हैं SSRF के थ्रू।
तो इसमें यही है फर्स्ट वाले में कि या सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड इसके बाद अपन इसमें कंप्यूटर का इसमें चेक कर लिया और अपने को कंप्यूटर खरीदना है तो ये अगेन नेक्स्ट रिक्वेस्ट मेड करेगा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट मान लो ये क्लाउड में सेंड कर रहा है तो अपने को जैसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका डेटा क्लाउड पे भी है तो क्लाउड के लिए भी अपन मेटा डेटा निकाल सकते हैं तो उसके लिए जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस यूआरएल को चेंज कर देते हैं इस यूआरएल को अपन क्या चेंज कर सकते हैं बताते हैं देखो तो ये इस यूआरएल को यहाँ पे ये चेंज करके अपन ट्राई करेंगे कि क्लाउड का मेटा डेटा एक्सेस हो जाए तो यदि वो मेटा डेटा एक्सेस हो जाते तो हम अपन ट्राई करेंगे कि जैसे क्लाउड मान लो AWS है या फिर दूसरा है तो उसकी की मिल जाएगा यदि क्लाउड की अपने को एक बार मिल जाती है तो उस क्लाउड का पूरा एक्सेस अपने को मिल जाता है उस की के थ्रू अपन पूरा क्लाउड का एक्सेस कर सकते हैं ये आपको बताया ही था कि जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे नॉर्मली अभी तो ये एप्लीकेशन बैकएंड में stock.net पे चल रहा है पर कई बार जैसे ये इंटरनल आईपीज पे भी चलता रहता है तो उसके थ्रू भी जैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं जैसे 10.10.1 तो इस पे भी अपन ट्राई कर सकते हैं जैसे इंटरनल प्राइवेट आईपी पे भी चलता रहता है जैसे अपन 192.168.1.1 not 1.1 it's like 33.2 it's like that तो अपन इस पे भी एक्सेस कर सकते हैं तो इसको लाइक जैसे अपने को ब्रूट फोर्स करना होता है इसको एक्सेस करने के लिए क्यों अपने को पता नहीं होता है कि इंटरनली उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है तो ये तो था SSRF के बारे में तो किसी को कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है यहाँ तक किसी को मतलब इसके बारे में कुछ पूछना हो या फिर कैसे काम कर रहा है ये चलो ठीक है तो आगे चलते हैं तो SSRF के थ्रू अपन क्या क्या कर सकते हैं मतलब इम्पैक्ट क्या है SSRF का अक्षय अक्षय Sir, can I get this notes also after this session? This notes or like this PPT? Yes, sir, PPT. What are you trying to say? Like notes, like we don't have any notes. Like this is like simple PPT. It's not like बहुत कुछ है नहीं इसमें. Okay, sir. Yeah. You can connect with us like after the demo session. Connect with the Deepak after demo session. Yeah, we can talk about it. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. Yeah. और किसी को कोई डाउट है? या फिर कुछ पूछना चाह रहा हूँ इसके बारे में? चलो ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं. ये अपन ने देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे कैसे होता है. ये अपन ने देख लिया तो एडमिन अपन एक्सेस कर सकते हैं. तो इम्पैक्ट देख सकते हैं. इम्पैक्ट क्या कर सकते हैं अपन? अब्यूज ट्रस्ट रिलेशनशिप कर सकते हैं. तो ये तो जैसे अपन ने बताया था कि इस एप्लीकेशन ये है ये जो इंटरनल जो एप्लीकेशंस होती हैं ये इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है कि ये सीधा कि ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो सही आएगी. और बट ये हैकर्स इनको यहाँ पे बीच में मॉडिफाइड करके भेजता है तो उसको अपन अब्यूज कर सकते हैं. एक तो ट्रस्ट रिलेशनशिप अब्यूज कर सकते हैं. उसके बाद बाईपास IP वाइट लिस्टिंग. तो ये क्या होता है कि जैसे फायरवॉल है तो अपन नॉर्मली इसमें यहाँ पे एंटर करने की ट्राई करेंगे तो ये जैसे फिक्स रहता है कि ये IP ही इस नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकती हैं. जैसे इस IP एड्रेस से ही जैसे मतलब उनके नॉर्मल यूजर्स होते हैं जैसे जैसे उन कंपनी के वर्कर्स होते हैं वो इसमें जैसे कनेक्ट करते हैं तो उनकी IP जो है वो वाइट लिस्ट होती हैं वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. बट जैसे नॉर्मल अपन हैकर या फिर अदर यूजर हैं जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट नहीं कर सकते. बट इसके थ्रू जैसे अपन यहाँ पे IP डाल देंगे तो उनको लगेगा तो ये IP इससे रिक्वेस्ट आ रही है soap.net से तो अपन जैसे बाईपास कर सकते हैं IP वाइट लिस्टिंग इसके थ्रू.
नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन बाईपास। ऑथेंटिकेशन बाईपास का मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे अपन यदि एडमिन सर्विस कोई चल रही हो तो उसका जैसे यहाँ पे एडमिन डाल के अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन बाईपास वल्नरेबिलिटी भी मिल सकती है। और नेक्स्ट है रीड रिसोर्स। रीड रिसोर्स के लिए तो अभी बताते हैं आपको आगे। रीड रिसोर्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चलो बताते हैं। रीड रिसोर्स के लिए यहाँ पे अपन इसको चेंज करना होता है इंटरनल रिसोर्स के लिए रीड करने के लिए, लाइक etc password. So maybe we will get the enter like et password file from like if yeah. And like sometimes क्या होता है कि जैसे ये फायरवॉल होता है ना, अपन जैसे FTP सर्विस को ब्लॉक करता है, तो अपन FTP की जगह LDAP यूज कर सकते हैं, फाइल यूज कर सकते हैं। जैसे फाइल होता है ना, मोस्टली जैसे अपन फाइल यूज करते हैं, पर फाइल को ये ब्लॉक करता है। मोस्ट ऑफ द फायरवॉल फाइल को ब्लॉक करते हैं। तो अपन जैसे FTP ट्राई कर सकते हैं, FTP के अलावा LDAP ट्राई कर सकते हैं, LDAP के अलावा LDAP ट्राई कर सकते हैं। तो यही अपन ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड TFTP भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे TFTP। यदि फायरवॉल ब्लॉक कर रहा हो, नॉर्मली फर्स्ट अपन ट्राई करेंगे फाइल कोलन etc पासवर्ड, बट ये ब्लॉक कर रहा है तो उसके बाद अपन वो ट्राई कर सकते हैं, जैसे TFTP, LDAP एंड या इंटरनल नेटवर्क होता है उसको स्कैन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन 127.0.0 अपन क्या करेंगे, जैसे HTTP या कई बार क्या होता है, जैसे अपन जैसे इसको ये कब भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, तो अपने पास कोई डेटा भी नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करेंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, इसको अपन इंट्रूडर में भेजेंगे, क्लियर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे पेलोड में नॉर्मल नंबर सेलेक्ट करके और इसको सिक्वेंशली जैसे 200 पोर्ट होते हैं, सारे पोर्ट्स में 65,000 पोर्ट होते हैं, 65,535 पोर्ट होते हैं, तो पूरा ब्रूट फोर्स कर लेंगे। तो उनमें से जैसे और हर जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स होता है उनको चेक करेंगे, मतलब कुछ मान लो 2-4 सर्विस अपने को ओपन मिल गई तो अपन वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि मतलब ये पोर्ट ओपन है, ये पोर्ट ओपन है, ऐसे। तो ये जैसे उसका इंटरनल पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। पर ये इसमें ये देखना होगा अपने के जैसे रेस्पॉन्स कि किसका डिफरेंट आ रहा है, जैसे इसका ये अलग आ रहा है और अपन जैसे इस पर अपन ट्राई करें 80 और इसका रेस्पॉन्स अलग आए, तो अपन देख सकते हैं कि हाँ भाई 80 ओपन है, ऐसे। तो उसका है क्लाउड मेटा डेटा एक्सपोजर। क्लाउड मेटा डेटा के लिए अब मैंने बताया था, यहाँ पे अपन जैसे क्लाउड मेटा डेटा, ये सर्विस मान लो क्लाउड होस्टेड है, ये सर्विस मान लो क्लाउड से भी कनेक्टेड है, तो उसके लिए 169.254.169.254 करके तो अपन इसको एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डेटा लीक होएगा, तो उसमें अपन नेक्स्ट करके जैसे उसकी की वगैरह कुछ लीक हो जाता है, तो AWS की वगैरह, तो उस की के थ्रू अपन क्या करेंगे, AWS CLI यूज करके उससे कनेक्ट हो जाएंगे AWS से और पूरे को एक्सेस कर लेंगे AWS सर्विस को। तो यहाँ तक डाउट किसी को कि मतलब AWS क्या होता है और काम कैसे करता है, इसके बारे में कोई डाउट? मतलब ये बस खाली अपना मतलब थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें मतलब अपन कोई लैब वगैरह नहीं कर रहे हैं, खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैसे सारा होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और ये रियली दिखता कैसे है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वगैरह। तो किसी को डाउट है? ले वगैरह में टाइम लगता है सब ये, अगर प्रैक्टिकल कराए तो उसमें टाइम लगता है भाई। और किसी का डाउट नहीं है, आगे पढ़ाओ। तो अब नॉर्मली जैसे अपन बग हंटिंग की क्लास ले रहे हैं, तो अपने को जैसे ऐसा सारा ढूंढना कहाँ है भाई, ये तो लैब्स हैं, सिनेरियो हैं, ये तो नॉर्मली अपने को पता है कि देखो ये सीधी रिक्वेस्ट अपने को जाती हुई दिख रही है, अपन ने URL डाला, चेक कर लिया, मिल गया, ये तो नॉर्मल लैब टाइप सिनेरियो है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। तो अपन कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं,
तो आप देख सकते हो जैसे डेस्टिनेशन कोई पैरामीटर हो, पाथ पैरामीटर, रिडायरेक्ट, कंटिन्यू, नेक्स्ट, साइट, यूआरएल, डेटा, एचटीएमएल, लाइक ये जहाँ पे हो जैसे कॉल बैक, वैलिडेशन, फाइल, तो इस टाइप के जहाँ पे हो पाथ या ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी हो, वहां पे अपन इनको सबको चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एसएसआरएफ को, मतलब रियल लाइफ में जहाँ ये चीजें हों जैसे, तो वहां पे अपन एसएसआरएफ को फाइंड करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अब अपन बात करेंगे जैसे एसएसआरएफ, टाइप्स ऑफ एसएसआरएफ। तो एसएसआरएफ होता है एक रेगुलर एसएसआरएफ, तो इनबाइंड एसएसआरएफ भी बोलते हैं, और ये ब्लाइंड एसएसआरएफ, इसको बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एसएसआरएफ। तो रेगुलर एसएसआरएफ तो जो अपन ने बताया था, जिसको अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और जिसमें डेटा लीक हो रहा हो, जैसे अपन ने सर्विस से कनेक्ट करा और इसका अपन ने डेटा एक्सेस कर लिया, या फिर जैसे एपीआई सर्विस एक्सेस कर ली, या फिर एडमिन पेज एक्सेस कर लिया, या फिर क्लाउड डेटा अपन ने एक्सेस किया, तो ये तो है रेगुलर एसएसआरएफ। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अपनी जो रिक्वेस्ट है ना, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, जैसे अपन ने रिक्वेस्ट सेंड करी, रिक्वेस्ट तो जा रही है, और ये रिक्वेस्ट मेड जा भी रही है, और रिक्वेस्ट 202 भी है, 200 भी है, तो बट क्या है, रेस्पॉन्स नहीं भेज रहा है वापस, तो उसके लिए क्या अपन ब्लाइंड एसएसआरएफ चेक कर सकते हैं। तो ब्लाइंड एसएसआरएफ के लिए अपन यूज कर सकते हैं बर्क कोलैबोरेटर। तो यहाँ पे क्या अपन जैसे क्या करेंगे, बर्क ब्लाइंड एसएसआरएफ के लिए बर्क का कोलैबोरेटर नॉर्मली अपन लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और यहाँ डाल देंगे और इसको सेंड करेंगे, और यहाँ पे वेट करेंगे यदि रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही। यदि यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है लाइक HTTP रिक्वेस्ट, देन फर्दर एक्सप्लॉइटेशन के देखेंगे अपन। यदि HTTP रिक्वेस्ट आती है तो उसमें और एक्सप्लॉइटेशन अपन कर सकते हैं। तो जैसे SSRF तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भाई किसी भी साइट से कनेक्ट हो रहा है और मान लो ये कनेक्ट हो गया अपने बर्फ से, तो इसके बाद अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे SSRF है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे आपको बताते हैं, ये गिटहब है, तो अपन जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ होस्ट कर दिया कुछ भी फाइल, जैसे अपन क्या करेंगे, ये देखो मैंने कर भी रखा है शायद, जैसे ये URL है और गिटहब है, गिटहब पे अपन नॉर्मली जैसे अपन जो चाहें वो होस्ट कर सकते हैं। text.txt में अपन मान ले XSS डाल दिया अपन ने, XSS फाइल डाल दी नॉर्मली, स्क्रिप्ट टैग alert1 स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और इसको अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया डायरेक्ट गिटहब को, इस एड्रेस को। तो ये तो HTTP रिक्वेस्ट मेड कर रहा है यहाँ पे, और ये फैच करेगा, और ये XSS पेलोड को फैच करता है, तो XSS यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो एज ए XSS इसको जैसे SSRF टू XSS रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पे अपन जैसे शेल भी डाल सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे रिवर्स शेल करके जैसे अपन ने डाला, मतलब यहाँ पे एक शेल होस्ट कर दिया अपन ने गिटहब पे, और उसका यहाँ से लिया और उसको यहाँ डाल के, और अपन जैसे यहाँ पे नेटकैट सर्विस चालू कर देंगे अपने काली नेक्स्ट पे ngrok चलाने के बाद, और इसको सेंड करेंगे, और ये रिवर्सली मतलब ये शेल को इंपोर्ट कर लेता है साइट लाइक फैच करके, और उसको रन कर देता है, तो अपने को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी मिल सकता है यहाँ पे इसके थ्रू। तो ये नॉर्मली अपन ज़्यादातर लोग, जहाँ तक मैंने देखा है, सब यहाँ पे HTTP कोलैबोरेटर डालते हैं और नॉर्मली अपने उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो कंपनीज उसको ज़्यादातर P4 मान लेती है। तो उसके बाद अपने को ऊपर ट्राई करना चाहिए ये XSS, मतलब नॉर्मल SSRF को जैसे अपन XSS में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो इसके बाद क्या है, हाँ, तो ये है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ SSRF। हाँ, ये ज़्यादातर चीज़ें जैसे आपको बता दी थी कि SSRF तो अपन लोकल फाइल इंक्लूजन कर सकते हैं, उसमें जैसे अपन फाइल, DICT, SFTP, LDAPs, TFTP, जैसे फाइल को यदि वो ब्लॉक कर रहा है तो अपन DICT यूज कर सकते हैं, SFTP यूज कर सकते हैं, LDAP यूज कर सकते हैं, LDAPs, TFTP ये यूज कर सकते हैं। हाँ, इनको भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो अपन जैसे URL एनकोडिंग यूज कर सकते हैं, डबल एनकोडिंग यूज कर सकते हैं, अपन जैसे अदर टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं।
फिर दूसरा मैंने बताया था कि इंटरनल नेटवर्क है उसको अपन स्कैन कर सकते हैं, लोकल होस्ट जैसे 1 2 3 जैसे ब्रूट फोर्स करके मैंने बताया था, 1 by 1 1 पोर्ट 2 3 4 ऑल लाइक 65,000 पोर्ट्स अपन स्कैन कर सकते हैं। फिर SSRF टू रिमूव फाइल इंक्लूजन, इसमें क्या होता है कि अभी बताया था जो आपको कि गिटहब पे डाल के अपन शेल करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। SSRF तो अपन जैसे XSS होस्ट कर दे गिटहब पे तो XSS पेलोड हो जाएगा और उसको मान ले वहाँ से फैच करती है साइट तो वो XSS रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेटा डेटा का बताया था कि मेटा डेटा अपन लीक कर सकते हैं, जैसे वहाँ से फाइल वगैरह वो मेटा डेटा शो कर रहा है तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से दीपक, या फिर और? सही है, बस इतना ही होगा। हाँ, प्रैक्टिकल करे तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है भाई। काफ़ी हो जाएगा। हाँ फिर तो यहाँ तक जैसे किसी को डाउट हो या फिर इसमें जैसे और कुछ समझना चाह रहे हो तो बात कर सकते हैं।